अब मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन आप चेक करें। इनिशियल रेट R इज इक्वल टू के इंटू ए, के का वैल्यू है 0.2303 और ए की इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपको प्रोवाइडेड है वो है 2m, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.4606 m पर मिनट, मीन्स मोल पर लीटर पर मिनट। सेकेंड पार्ट जो आप देख रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन IIT JEE में पहले आए हुए हैं, तो आपसे डिमांड की गई इस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ रिएक्शन आपको 10 मिनट के बाद कैलकुलेट करना है। तो पहले आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के इस फॉर्मूले से ए की कंसंट्रेशन 10 मिनट के बाद कैलकुलेट करें, जो कि वो क्या है A माइनस एक्स। ए क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इस रिलेशन से के का वैल्यू पुट करें और टाइम 10 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन 2m, तो यहाँ से आप A माइनस एक्स की वैल्यू निकालें। आप जानते हैं इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रहा है आपका कितना, देखिए आप इसको 1, और हम जानते हैं कि log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, सो 2 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 एंड A माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.2m। तो अब आपको अगर 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन मालूम हो गई है, दैट इज 0.2m। नाउ इन दिस केस वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 2 मिनट, K इंटू A। K का वैल्यू क्या है 0.2303 इंटू 0.2, मीन्स फाइनल आपका आंसर आ रहा है 0.04606 मोल पर लीटर पर मिनट। फाइन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। IIT एडवांस के सिलेबस में सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स की इंटीग्रेटेड इक्वेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेवेंट कुछ इंफॉर्मेशन आएंगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम इस केस को कंसीडर करेंगे। सपोज करिए रिएक्टेंट A एंड B रिएक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग C। दो रिएक्टेंट है, एज्यूम कर लीजिए रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2। तो इस सिचुएशन में दो केस कंसीडर करेंगे, दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम हो या डिफरेंट हो। नहीं तो हम केस 1 ले रहे हैं, सेम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इनिशियल कंसंट्रेशन एज यूजुअल जैसे हम एज्यूम करते हैं, सपोज A है, दोनों की सेम कंसंट्रेशन और C की कंसंट्रेशन इनिशियली 0 है। कंसंट्रेशन एट टाइम t A माइनस एक्स, B की कंसंट्रेशन भी सेम ऐसे A माइनस एक्स हो जाएगी डिक्रीज होने के बाद, और C की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी x। सो रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट dx बाई dt इज इक्वल टू k A माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्यों है? बिकॉज रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। अब हम इसको आराम से इंटीग्रेट कर देंगे, dx अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू dt। ये हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। ध्यान रखिएगा ये माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स, लेकिन ये माइनस एक्स है, उसकी वजह से माइनस माइनस प्लस होगा। कभी भी अगर इसमें आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A माइनस एक्स को एक नया वेरिएबल y मान लें और dx इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा dy। तो इसको भी आप यूज करके रिप्लेस करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम C जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, x वाज 0, सो 1 अपॉन A इज इक्वल टू 0 प्लस C। आप C की वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में रख दें, सो 1 अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1 अपॉन A, सो K इज इक्वल टू 1 बाई टी, 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A। तो ये हमारे सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेट इक्वेशन आएगी। फाइन, लेकिन मैंने बोला कि IIT एडवांस में सिलेबस में नहीं है, तो आपसे इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल IIT एडवांस में नहीं आना चाहिए, बट इससे एक बड़ा एक यूजफुल इंफॉर्मेशन आ रहा है। वो क्या है देखिए, हाफ लाइफ पर जब हम डिस्कस करते हैं तो t को मैं t हाफ से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ पर a/2 हो जाएगा। सो x को आप जैसे ही a/2 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, t हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू a, मीन्स हाफ लाइफ is directly proportional to 1 upon A and A is initial concentration of reactant। एक अच्छा कंक्लूजन है। आपने देखा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंडेंसी नहीं आई थी, आपने देखा था हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नाउ हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। सेकेंड केस, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सपोज रिएक्टेंट A का इनिशियल कंसंट्रेशन स्मॉल a है और B का इनिशियल कंसंट्रेशन B है। फाइन,
कंसंट्रेशन ऑफ सी इज 0, कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसका कंसंट्रेशन रिड्यूस होने के बाद सपोज a माइनस एक्स हो गया, इसका कंसंट्रेशन b माइनस एक्स हो गया, तो c का कंसंट्रेशन ऑब्वियसली x हो जाएगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन dx by dt is equal to k into concentration of reactant A at time t, that is A minus x, and concentration of B is B minus x। तो ये हमारा हो जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद इसको हम रीअरेंज करें तो dx अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू dt। इस फॉर्मेट को आप मैथमेटिकली इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं। वी कैन राइट 1 अपॉन A माइनस B, 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स। अगर आप एलसीएम लेंगे सॉल्व करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, dx और लिख देता हूँ। सो dx अपॉन A माइनस B 1 अपॉन B माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन A माइनस एक्स इक्वल टू k इंटू dt। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं। अब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो गया A माइनस बी माइनस ln B माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln A माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी। When t is equal to 0, x was 0, तो इससे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे 1 अपॉन A माइनस एक्स माइनस ln B प्लस ln A इज इक्वल टू 0 प्लस C। मीन्स C का वैल्यू हो गया 1 अपॉन A माइनस B ln A अपॉन B। तो C का आप वैल्यू यहाँ रख दें और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें ये क्या हो गया 1 अपॉन A माइनस बी ln A माइनस एक्स अपॉन B माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस, ये C का वैल्यू रख दिया 1 अपॉन A माइनस बी ln A बाई B। और इसको फिर आप और इजी या सिंप्लीफाई करें तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन T इंटू A माइनस बी ln A माइनस एक्स अपॉन A इंटू B अपॉन B माइनस एक्स। तो ये जो एक्सप्रेशन आया हमारा ये है इंटीग्रेट इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। फाइन। अब ये भी मैंने जैसा बोला आईआईटी एडवांस में इस पर बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए क्योंकि सिलेबस में नहीं है, तो इससे हम एक बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। और जो वर्ड इससे बहुत इंपॉर्टेंट जो हम सीख पाएंगे वो है स्यूडो ऑर्डर। कि सर स्यूडो ऑर्डर कभी अगर काइनेटिक्स में वर्ड आप सुनेंगे तो इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है। पहले मैं इसका सिंपल आइडिया दूं तो कभी भी अगर हम किसी रिएक्शन को स्यूडो ऑर्डर बोलते हैं तो इसका मीनिंग होता है ये रिएक्शन का एक्चुअल ऑर्डर नहीं है, इसमें स्पेसिफिक कंडीशन ली गई है। मतलब इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्टेंट आपका बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सेस में लिया गया है। किस तरीके से देखते हैं अपन, तो आप इस एक्सप्रेशन को आराम से देख लें और इसको नोट भी कर लें आप। तो अब हम ये जो एक्सप्रेशन है इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप अभी देखेंगे कि ये कैसे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप आराम से ये एक्सप्रेशन नोट कर लें। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन फाइनली आ गया। अब ये फाइनल एक्सप्रेशन अपना आया था, पहले आराम से देख लें। k इज इक्वल टू 1 बाई टी ए माइनस बी ln A माइनस एक्स अपॉन A इंटू बी अपॉन B माइनस एक्स। सपोज करिए अब ये जो रिएक्टेंट B है ये हमने लार्ज एक्सेस में लिया। लार्ज एक्सेस का मतलब है इसकी कंसंट्रेशन A के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए रिएक्टेंट A का कंसंट्रेशन अगर आपने 0.01 लिया तो B का कंसंट्रेशन 8m 9m 10m इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लिया। मीन्स जब रिएक्शन फिनिश हो जाएगी, मीन्स जो A काफ़ी आप कम ले रहे हैं B के रेस्पेक्ट में, जब A फिनिश हो जाएगा तो B की कंसंट्रेशन में रिएक्शन फिनिश होने के बाद भी एप्रिशिएबल इफेक्ट नहीं आएगा। मीन्स उसकी कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहेगी या ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। तो देखिए इफ B इज इन लार्ज एक्सिस तो इसका मतलब है B का जो वैल्यू है वो A के रेस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है। इन दिस सिचुएशन वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन k इज इक्वल टू 1 बाई टी A माइनस बी मीन्स आप A को नेग्लेक्ट करेंगे इस सिचुएशन में तो ये माइनस बी हो जाएगा ln A माइनस एक्स अपॉन A इंटू बी अपॉन बी माइनस। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं किस तरीके से, देखिए आप पहले तो हम A माइनस बी को देखें कि सर हम A माइनस बी को ऑलमोस्ट माइनस बी लिख सकते हैं। ठीक है, x का मैक्सिमम जो वैल्यू है वो केवल A ही हो सकता है। तो आप जब B के रेस्पेक्ट में A को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो x तो वैसे भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो B माइनस एक्स को मैं सिंपल क्या लिखूंगा B।
सो so, b से b कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1/t माइनस b ln a माइनस एक्स अपॉन a। मैंने यहां से b को कैंसिल कर दिया, ठीक है, b माइनस एक्स इक्वल टू b, तो b कैंसिल हो गया। ये माइनस साइन है, इसको हम k के साथ एडजस्ट करें, सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू बी और ln ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव के बेसिस को हम रिवर्स कर रहे हैं, a अपॉन a माइनस एक्स। और आप k इंटू बी, क्योंकि b भी एक कांस्टेंट वैल्यू और रेट कांस्टेंट भी आपका रिएक्शन के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू होता है डेफिनेट टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर इन दोनों कांस्टेंट को मिलाकर सपोज मैं एक नया कांस्टेंट बना रहा हूँ 1 अपॉन के नेट लिख देता हूँ, सिंपल के नेट ln a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आप केवल एक्सप्रेशन देखिए, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एक्सप्रेशन है। इसका मीनिंग क्या है कि सर एक्चुअल में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर होती है जब आप ए और बी की कंसंट्रेशन डिफरेंट ले रहे हैं, जैसा हमने पहले बोला कि एलिमेंट्री एज्यूम कर रखा था हमने। अब इस केस में जब बी की कंसंट्रेशन को बहुत एक्सेस में ले लेंगे तो ड्यूरिंग प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या एंड ऑफ द रिएक्शन आपके बी की कंसंट्रेशन में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो इस सर्कमटेंसेज में आप क्या नोट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि सर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कन्वर्ट हो गई फर्स्ट ऑर्डर में। मींस जब आप बी रिएक्टेंट को लार्ज अमाउंट में लेंगे, लार्ज एक्सेस में लेंगे एज कंपेयर टू ए, तो इस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी। दिस इज कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मींस हिंदी में बोलते हैं छद्म। ये एक्चुअल नहीं है, मतलब जो दिख रहा है कि सर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था लेकिन अब ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है, तो फर्स्ट ऑर्डर में केवल तभी है जब बी की कंसंट्रेशन को आप ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लेंगे। और यहां जो कांस्टेंट है वेयर के नेट इज इक्वल टू के इंटू बी, दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट ऑफ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये जनरल हम nth ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। इसका एक्सप्रेशन जो फाइनल आएगा वो आपको IIT एडवांस या मेंस के हिसाब से याद होना चाहिए। सपोज रिएक्टेंट A कन्वर्टिंग इनटू 2B, इनिशियल कंसंट्रेशन इज A, B का कंसंट्रेशन 0 है, कंसंट्रेशन एट टाइम t रिड्यूस होकर ही होगा a से a माइनस एक्स। b का कंसंट्रेशन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका 2 है तो ये कितना हो जाएगा 2x। रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dA माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू d2x बाई डी टी। 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका वो सिंपल dx बाई डी टी ही आएगा। So dx by dt is equal to k into a minus x raised to the power n, मतलब हम a के रेस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर n मान रहे हैं, फाइन। So we can integrate this equation, dx upon a minus x raised to the power n is equal to k into dt। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, आप ध्यान रखिएगा माइनस साइन है तो ये a माइनस एक्स की पावर एक्चुअल में माइनस n है, तो यहाँ से हम इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 a माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt प्लस c। When t is equal to 0, x is also 0, so we can write 1 upon n minus 1 a raised to the power n minus 1 is equal to 0 plus c। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू c आप यहाँ रख दें, तो ये 1 अपॉन n माइनस 1 एंड a माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू kt प्लस c का वैल्यू रखेंगे अपन 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन a इज द पावर n माइनस 1। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, k इज इक्वल टू 1 अपॉन t n माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स रेज़ टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a इज द पावर n माइनस 1। तो ये nth ऑर्डर का जनरल एक्सप्रेशन है, इस पर बेस प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकती है, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए। और इससे हम हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन को भी इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं।
हाफ लाइफ पर आपको मालूम है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 50% हो जाएगी, मीन्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा a/2। तो हम t को अगर t हाफ से रिप्लेस करते हैं तो इस सिचुएशन में आप x को रिप्लेस करेंगे बाय a/2। तो आप आराम से इस एक्सप्रेशन को देखिए, t को मैंने t हाफ से रिप्लेस किया, t हाफ इज इक्वल टू 1/k n-1। x की वैल्यू जैसे ही आप a/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1 अपॉन a⁻n-1 माइनस 1 अपॉन a⁻n-1। तो इसमें हम कॉमन ले लेते हैं a⁻n-1 और ये क्या हो गया 2n-1 माइनस 1। फाइन। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है आपके लिए, वो क्या है, हाफ लाइफ is directly proportional to a1/n-1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें ध्यान रखना है वेयर n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि हम जब फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को लेते हैं तो ln की टर्म में आता है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप n इज इक्वल टू 1 पर अप्लाई नहीं करेंगे। और बाकी आप देखेंगे तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो a⁻⁻1 मीन्स t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a हो जाता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो n का वैल्यू 2 रखेंगे तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा 1/a। तो आपको अगर एक जनरल ऑर्डर की बात करनी तो उसकी हाफ लाइफ को आप यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं। फाइन। सो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू क्या है 2, तो उस सिचुएशन में हम हाफ लाइफ को क्या लिखेंगे 1/a। सिमिलरली फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इस केस में आपके लिए n का वैल्यू 3 है, तो उसकी वजह से हम लिख सकते हैं t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a²। तो इस तरीके से एक जनरल ऑर्डर के लिए आप हाफ लाइफ को लिख सकते हैं। तो सेकंड ऑर्डर में आएगा हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a और थर्ड ऑर्डर में आएगा t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a²। तो ये nth ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है उसको याद रखें हमेशा, और हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन को भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट पार्ट इज एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करने के बाद मालूम होते हैं हमें रिएक्शंस के। लेकिन अब एग्ज़ाम में तो हमको उल्टा होता है कि भाई डेटा दिए जाएंगे, आप उनसे ऑर्डर को इंटरप्रेट करें, या ग्राफ दे दिए जाते हैं कि भाई किस ऑर्डर का ग्राफ है। तो इसमें कुछ सर्टेन मेथड्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है रेशियो वेरिएशन मेथड, जो थोड़ी देर बाद आएगा अभी। तो पहले अब एक सिंपल मेथड देखिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड जिसमें हम इंटीग्रेट जो इक्वेशन है, जैसे जीरो ऑर्डर का आपने देखा, फर्स्ट ऑर्डर का देखा, उनको यूज करके अपने एजम्पशंस को वेरीफाइड करते हैं, नहीं, या बताते हैं कि भैया या हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा ये जो ऑर्डर हमने एज्यूम किया है वो करेक्ट है। जैसे देखिए आप सिंपल एग्जांपल देखिए, लेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0। तो रिएक्शन का ऑर्डर अगर 0 है तो आपको उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन मालूम है। एग्जामिनर आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा, गिवन सपोज आपको t1 टाइम पर x1 कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का दे रखा है, t2 पर x2 या t3 पर x3। हो सकता है आपको रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए भी प्रोवाइड कर रखी हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सपोज ये आपको ए भी प्रोवाइडेड है। तो आप जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्योंकि जानते हैं तो उससे हम हमारे एजम्पशन को चेक कर सकते हैं आराम से। देखिए आपने ऑर्डर 0 माना है तो इसमें हम जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू kt। तो इस इक्वेशन को आप यूज करें। तो जैसे मैंने x1 t1 का इसमें वैल्यू रखा, सो x1 इज इक्वल टू, सपोज करिए रेट कांस्टेंट को मैं k1 मान रहा हूँ इस केस में, t1, सिमिलरली x2 k2 t2 x3 k3 t3, इस तरीके से हो जाएगा। तो गिवन डेटा को आप
इस एक्सप्रेशन में रखें, या आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की टर्म्स में इंटरप्रेट करना हो तो आपने देखा हुआ है कि भाई जीरो ऑर्डर में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी क्या होती है, ए माइनस के टी। तो आपको ए दे रखा है और के रेट कांस्टेंट है, टाइम आपको दे रखे होंगे। तो हम इस तरीके से जीरो ऑर्डर की इक्वेशन में डेटा को पुट कर देंगे। अगर ये जीरो ऑर्डर के डेटा हैं तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। मीन्स अगर K1 इफ K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3 अगर आ रहा है, इट्स मीन आवर अजम्पशन इज वैलिड, आवर अजम्पशन इज वैलिड। और मान लीजिए अगर ये डेटा जीरो ऑर्डर के नहीं है तो आपको फिर किसी और इक्वेशन पर इसको ट्राई करना होगा, जैसे फर्स्ट ऑर्डर उस पर ट्राई करेंगे आप। और आपसे हो सकता है कि वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ लें, क्योंकि जब आप डेटा को पुट करेंगे तो K1, K2, K3 के वैल्यूज में हो सकता है कि माइनर वेरिएशन आ रहा हो। जैसे देखिए आप, इफ K1 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू K2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू K3, ये ऐसा क्यों आता है? ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल एरर, कि अगर वाकई में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं तो इस एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में आपसे कुछ माइनर मिस्टेक होते हैं टाइम को या कंसंट्रेशन को मेजर करने से रिलेवेंट, तो उसकी वजह से रेट कांस्टेंट के वैल्यूज में बहुत माइनर वेरिएशन होता है। जैसे मान लीजिए एक बार K1 आया 5 × 10⁻³ नेक्स्ट टाइम हमारा 5.02 × 10⁻³, फिर नेक्स्ट टाइम हमारा 5.01 × 10⁻³। तो ब्रॉड सेंस में उनकी डेटा जो है वो ऑलमोस्ट क्लोज हैं। तो ऐसे केस में अगर एग्जामिनर आपसे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू पूछता है तो आप उस सिचुएशन में K एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा इस केस में K1 + K2 + K3 डिवाइड बाय 3। तो अगर वो रेट कांस्टेंट की डिमांड करते हैं तो इस तरीके से हम रेट कांस्टेंट K कैलकुलेट कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर वो जीरो ऑर्डर के डेटा नहीं है, सपोज करिए वो फर्स्ट ऑर्डर के डेटा हैं, तो अगर वो फर्स्ट ऑर्डर के डेटा होंगे तो इस सिचुएशन में आपको इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड इक्वेशन मालूम होती है, तो हम उस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, जैसे आपको मालूम है कि फर्स्ट ऑर्डर का हमारा जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है वो है K इज इक्वल टू 1/T ln A/A-x। तो इस केस में आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट डेटा हो जाएगा K1 इज इक्वल टू 1/T1 ln A/A-x1। फाइन, जैसे देखिए K1 T1 x1, सिमिलरली K2 1/T2 ln A/A-x2। फाइन, इसी तरीके से K3 इज इक्वल टू 1/T ln T3 कर दें आप थर्ड डेटा, तो A/A-x3। तो सिमिलरली फिर अगर इसी एक्सप्रेशन में अगर K1, K2, K3 का वैल्यू अगर सेम आ गया तो ये हमारा जम्पशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। मीन्स आपको इंटीग्रेटेड इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, इसीलिए हम इसको इंटीग्रेटेड इक्वेशन मेथड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हिट एंड ट्रायल का मतलब है आप आइडिया लगा रहे हैं कि सर मैं डेटा देख रहा हूँ, इक्वेशन पुट कर रहा हूँ, और वो अगर उस ऑर्डर से रिलेवेंट है तो ये डेटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए। तो ये है हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल जो मेथड होता है इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो डेटा आप एक्सपेरिमेंट करके कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पर फिर ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपको मालूम है जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं, तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। लेकिन एग्जाम में क्योंकि अब हमें ग्राफ बनाने को नहीं आता तो हमारे को रिवर्स आता है कि ग्राफ दिया जा सकता है और आपसे बोलेंगे ये ग्राफ किस ऑर्डर के लिए सुटेबल है, या हो सकता है आपको ऑर्डर के रेस्पेक्ट में मैच कराने के लिए बोला जाए कि भाई जीरो ऑर्डर के लिए कौन कौन से ग्राफ वैलिड हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ग्राफ सही है या नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो हम ग्राफिकल मेथड को अब देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज ग्राफिक और ग्राफिकल मेथड। आपको मालूम है जैसा मैं बोल रहा था कि जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसके कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीनियरली डिक्रीज होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लीनियरली इंक्रीज होता है। फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ आपको मालूम है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियल डिके होगी, या प्रोडक्ट की इसी तरीके से इंक्रीज होती है। या फिर आपको ln A-t का ग्राफ मालूम है कि सर ये भी नेगेटिव स्लोप के साथ में विद इंटरसेप्ट ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये स्टैंडर्ड ग्राफ है
तो आपको अगर एग्जाम में ग्राफ दे रखे हैं तो आप ऑर्डर से मैच करा सकते हैं, और ऑर्डर दे रखा है तो उसके रिलेवेंट ग्राफ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये है हमारा ग्राफिक और ग्राफिकल मेथड। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड में आपने अभी देखा था जनरल एक्सप्रेशन, जब हमने nth ऑर्डर के लिए निकाला था, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1। फाइन। तो इसकी हेल्प से हम nth ऑर्डर का जो आपने एक्सप्रेशन देखा है उसकी हेल्प से हम इस मेथड को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट मेथड इज हाफ लाइफ मेथड। आपको जनरल एक्सप्रेशन मालूम है, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a⁻n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड स्मॉल a इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसमें हम जैसे हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेटा कलेक्ट होते हैं, वो एग्जाम में आपको प्रोवाइडेड होंगे। तो इसमें देखिए, मान लीजिए एक्सपेरिमेंट नंबर 1 आप परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें इनिशियल कंसंट्रेशन, मान लेता हूं मैं एक्सपेरिमेंट नंबर में A1 है, सपोज 1.6 m। तो आप इसकी इनिशियल जो कंसंट्रेशन 1.6 m है, इसको 50% डिक्रीज होने में जो समय लगेगा उसको आप ऑब्जर्व कर लेंगे, वो कहलाएगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का हाफ लाइफ। तो देखिए इस सिचुएशन में मान लीजिए 1.6 m से 0.8 m होने में कुछ भी टाइम लगा, उसको मैंने टी हाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 मान लिया, या इसको मैंने ऑब्जर्व कर लिया, नोट कर लिया इसको। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 सिमिलरली आप परफॉर्म करेंगे। इस बार आप इनिशियल कंसंट्रेशन A1 कुछ और ले सकते हैं, वट एवर 1, 2, 1.2 m, 1.8 m, 0.3 m, जो भी आपको ठीक लगता है। सपोज 1.2 m। तो इस सिचुएशन में 1.2 m से 0.6 m होने का, कि 50% कम हो गया कंसंट्रेशन, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप हाफ लाइफ नोट करेंगे। सपोज ये है हाफ लाइफ 2, मीन्स सेकेंड सेट के लिए आपने हाफ लाइफ इस तरीके से नोट कर लिया। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट प्रोवाइडेड होंगे। तो हम, क्योंकि मेरे पास 2 डेटा आ चुके हैं, आप चाहें तो और भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो इन डेटा की हेल्प से हम n जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, टी हाफ इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑब्जर्व्ड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज इक्वल टू A2/A1 रेज़ टू द पावर n-1। फाइन। और इसको आप चाहें तो ln टी हाफ फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डिवाइड बाय टी हाफ फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इज इक्वल टू n-1 ln, ये क्या हो जाएगा, A2/A1। तो यहां से आप n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ln टी हाफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 टी हाफ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिवाइड बाय ln A2/A1। फाइन। तो ये हमारे nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है ना, या ऐसे बोलिए nth ऑर्डर हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए दोनों एक्सपेरिमेंट में आपने रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी वो आपको मालूम होनी चाहिए, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो हाफ लाइफ है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स रिएक्शन का ऑर्डर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका एक यूटिलाइजेशन और है कि अगर मान लीजिए आप गैसियस रिएक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि गैसेस के लिए, या जो आइडियल गैसेस हैं उनके लिए अगर हम डिस्कस करते हैं, तो फॉर आइडियल गैसेस हम जानते हैं PV इज इक्वल टू nRT, और यू कैन राइट P इज इक्वल टू CRT। मीन्स जो प्रेशर है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहाँ पर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर P is directly proportional to C। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो उस सिचुएशन में आप रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की जगह उसके इनिशियल
प्रेशर को या पार्शियल प्रेशर को अगर दे रखा है तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर आप A2 बाय A1 की जगह P2 बाय P1 लिख सकते हैं। तो यहां से भी आप अगर कोई गैसियस रिएक्शन दे रखा है और उसके प्रेशर दे रखे रिएक्टेंट के, तो आप उससे भी ऑर्डर रिएक्शन का आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइन।